दो लोगों की हेयर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान मौत हो चुकी है और सबसे इत्तेफाक की बात है एक ही हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक से वो दोनों ही मौतें हुई हैं। क्या सचमुच में हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना सेफ है या हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक डेंजरस डिसीजन है? क्या चांसेस है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान मौत होने की या डेथ होने की? क्या हेयर ट्रांसप्लांटेशन से कैंसर हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन को असर हो सकता है? ये सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो हम खुल के बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बहुत दुख की बात है कि अभी जो न्यूज में आए थे कि एक दो लोग जो है एक ही क्लिनिक से जो है डेथ हो चुकी, जिसमें से एक का तो डिटेल मेरे पास है, जिनमें जो है उनका क्लेम किया गया कि मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ था, जो कि ऐसा नहीं है। मेरे पास उसकी डॉक्यूमेंट्स हैं कि मेडिकल टेस्ट तो हुआ था, लेकिन अल्कोहल कंजम्पशन भी था। लेकिन उसका सेम केस उससे पहले भी एक बार हो चुका है। ठीक है, क्लिनिक के ऊपर क्वेश्चंस उठ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। और हेयर ट्रांसप्लांटेशन दौरान मौत हो सकती है या नहीं हो सकती है, या फिर कुछ और कारण से डेथ हुई है, ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने मुझे ऐसा लिखा कि भाई ये क्लिनिक का बंदा है, ये इस तरीके वीडियो बना रहा है ताकि जो है लोग ट्रांसप्लांट कराना बंद ना कर दे। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, जी नहीं, मैं बिल्कुल भी कोई क्लिनिक का बंदा नहीं। मैंने एक साल से तो वीडियोज ही नहीं डाले हैं भाई, बिल्कुल भी वीडियोज डाले। ये तो लोग मुझे कमेंट्स कर करके और मैसेजेस कर करके, और मुझे खुद अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, इसलिए मैं वापस आया हूँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, मैं खुद एक हेयर ट्रांसप्लांट कैंडिडेट हूँ। मेरा वर्तमान समय में रिजल्ट आप देख सकते हैं, रिजल्ट जबरदस्त है, ठीक ठाक बढ़िया है, जैसा डोनर एरिया था। लेकिन मेरा क्राउन एरिया अभी भी पैची है। मीन्स मेरा जो डोनर बचा हुआ है उसमें मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि एक और हेयर ट्रांसप्लांटेशन का अपना सेशन लूंगा। अब मैं भी उसी लाइन में खड़ा हूं जहां पे आप खड़े हो हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैंडिडेट के रूप में, ठीक है ना। हमको भी डर लगता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन में अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो उसको डीप इन्वेस्टिगेट करना, क्यों हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीजें जो है एक एनालिसिस के माध्यम से जो है मैं आपको प्रेजेंट करना चाह रहा हूं। इसको आप पार्शियल या बायस तरीके से ना लें बिल्कुल भी, क्योंकि आप भी अगर हमारी जगह होते, किसी भी जगह पे होते, कोई किसी नहीं चाहता किसी का नुकसान हो जाए, ठीक है। तो हम सब समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो डेथ्स हुई हैं ये क्यों हुई है, क्या कारण हो सकते हैं, क्या सर्कमस्टेंसेस है, और इन फ्यूचर जो भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाना चाह रहे हैं उनको क्या क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए। जहां तक बात आती है हमारे चैनल की, हम हर वीडियोस में डिस्क्लेमर डालते हैं कि ये चैनल किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए कहीं से भी मोटिवेट नहीं करता। ये आपका खुद का डिसीजन है, आप चाहो तो कराओ या ना कराओ, ठीक है। इसलिए आप हमारे वीडियोस को जो है ना न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर लें। डेफिनेटली अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाह रहे हो, ठीक है ना, तो हम जरूर आपको वो प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जहां पे आपका एक डिसेंट रेट प्राइस में जो है ना हेयर ट्रांसप्लांट आपका हो जाए, ठीक है ना। ये एक हेल्पिंग हैंड है जहां पे हमारे पास सब्सक्राइबर्स है, आप लोगों का सपोर्ट है, जिससे हम क्लिनिक को जो तो मैनिपुलेट करके थोड़ा सा डिस्काउंट करवा सकते हैं। बस इतना ही है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांटेशन जो चीजें एक पेशेंट गुजरता है वो सारी चीजों से मैं 2 बार गुजर चुका हूं, 3 बार एक्चुअली गुजर चुका हूं, और एक और सेशन मिलने का सोचता हूं अभी, क्योंकि मेरा क्राउन थोड़ा पैची है, थोड़ा सा और वहां लग जाए तो मेरे मन का ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगा। वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करो या ना करो, आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और आपका कोई ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन में भी हमको जरूर लिखिएगा। सवाल ये उठता है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन सचमुच में डेंजरस है? तो इसका आंसर है दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांटेशन अगर सही पैरामीटर, सही सर्कमस्टेंसेस में किया जाए तो इसमें जो है ना किसी भी प्रकार के डेथ होने के चांसेस नेग्लिजिबल है। लेकिन हमारे पास पिछले 5-6 साल के अंदर 4-5 केसेस ऐसे आ चुके हैं जहां पर सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान ही डेथ हो चुकी है। तो हम इसको नेग्लिजिबल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे केसेस हुए हैं। आज की वीडियो हम उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम कुछ मिथ होते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन को लेकर, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला मिथ होता है कि क्या ये ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन कैंसर हो सकता है, ब्रेन को असर हो सकता है, आदमी पागल हो सकता है। ये सारी चीजें उठती हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए। दोस्तों, दिमाग में कोई भी असर नहीं हो सकता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के, क्योंकि दिमाग के ऊपर आपका स्कल होता है, यानी हड्डी का जो है ना फ्रेम वो होता है, और उसके ऊपर आपके स्किन के कई सारे लेयर होते हैं, और बिल्कुल अपर लेयर पे जो है ना ग्राफ्टिंग की जाती है आपके हेयर ट्रांसप्लांटेशन की। तो कहीं से भी दिमाग पर किसी भी प्रकार का कोई असर पड़ने के कोई चांसेस नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ आपके नस वगैरह जो है ना वो भी ऊपर लेवल पे ही होते हैं, उनको ही देख के किया जाता है, ठीक है ना। तो कहीं से भी दिमाग तक कुछ भी नीडल वगैरह नहीं पहुंच सकता। ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि नीडल पहुंचने से पहले आपकी दिमाग की जो खोपड़ी की हड्डी होती है बहुत मोटी होती है, वहां तक तो टच होने का भी सवाल नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मल सलाइन से जो है स्किन को ऑलरेडी ऊपर कर लिया जाता है ताकि वो इजीली जो है ना ऑपरेट करके जो है ट्रांसप्लांटेशन करा जा सके। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि आपके दिमाग तक कुछ हो सकता है। बात आती है कैंसर की, जी नहीं, कैंसर भी नहीं हो सकता है। इस तरीके से कैंसर नहीं होते, ये प्रॉपर सर्जिकल मेथड है, ठीक है ना। अब आप जाके मोची से ट्रांसप्लांटेशन कराओगे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ट्रांसप्लांट आपको डॉक्टर से ही कराना है, एक क्लिनिक में, प्रॉपर क्लिनिक में कराओगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला सवाल उठता है क्या डेथ हो सकता है? डेफिनेटली
डेफिनेटली डेथ के हमारे पास कई सारे केसेस आए हुए हैं, तो हम इसको नेग्लिजिबल नहीं बोल सकते। हम बोल सकते हैं यस हो सकता है हुए हैं, ये सबूत है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ये डेथ हुई कैसे। सबसे पहली चीज, हम सर्जरी के दौरान हम आपको बता देना चाहेंगे कि आपके नीडल्स का इस्तेमाल होता है, चीर फाड़ का इस्तेमाल होता है। चीर फाड़ में खून बहता है, उसमें क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम मींस खून बह के कितनी देर में सूख जाता है, मींस ब्लीडिंग से मौत होने के चांसेस अगर सही तरीके से मेडिकल टेस्ट लिया गया हो, जिसका उस बॉडी का जो है क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम सही तरीके से मापा गया हो मेडिकल टेस्ट में, तो ब्लीडिंग से मौत नहीं हो सकती है। ठीक है ना। तो ये किसी भी सर्जरी में ब्लीडिंग से मौत नहीं हो सकती, उसका क्लॉटिंग टाइम या ब्लीडिंग टाइम अगर सही तरीके से आपने मेडिकल टेस्ट करके आपने अगर कोई भी सर्जरी की है। तो सबसे पहली चीज है हेयर ट्रांसप्लांटेशन में दोस्तों, आपको अपना मेडिकल टेस्ट कराना है। मेडिकल टेस्ट जो है ना, आपका मेडिकल टेस्ट में आपका बीपी, ब्लड शुगर, ये सारी चीजें जो है ना, बॉडी बहुत सारी ईसीजी हो गया और आपका क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, ये सारे जो है ना बॉडी की कंडीशंस जो है ना, ये सारी चीजें होती हैं और उसको जो है ना आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना रहता है कि ये चीजें से मैं गुजरा हूँ, ये मेडिकल दवाइयाँ चल रही है मेरी। ठीक है ना। और उसके बाद जब आप क्लिनिक में विजिट करते हो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है लोकल एनेस्थीसिया का। जी, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग वगैरह जो है, ये सारी चीजें जो है ये अगर सही मेडिकल टेस्ट वगैरह हुआ हो तो ये कंट्रोल्ड कंडीशन में ही माना जाता है। ठीक है। और बाकी बचता है हमारे पास सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया ही कहीं ना कहीं जितने भी डेथ हुए हैं उसमें उसका चांस है। रीजन ये है दोस्तों कि लोकल एनेस्थीसिया का जो है ना डाइल्यूट सही तरीके से ना किया जाए तो वो एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है बॉडी के अंदर। इसलिए लोकल एनेस्थीसिया का जो है ना एक पैच टेस्ट किया जाता है किसी भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैंडिडेट को ट्रांसप्लांटेशन करने से पहले। हाथ में एक छोटा सा पार्ट में जो है ना लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट करके उसको बिठा दिया जाता है कुछ घंटों के लिए कि भाई कुछ असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। छोटा सा रहता है तो पता, अगर कुछ कोई रिएक्शन हो रहा है, लाल हो रहा है बॉडी, ये हो रहा है, तो उसमें बॉडी को पता चल जाता है कि ये लोकल एनेस्थीसिया जो है ना सूट नहीं हो रहा है उनको। ठीक है ना। तो वो उसको और डाइल्यूट करेंगे या किसी तरीके से वो पैच टेस्ट को सही से करके डॉक्टर्स जो है ना वो फिर उसको जो बॉडी के हिसाब से एडजस्ट करके उसको बनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जितने भी केसेस में कहीं से भी पैच टेस्ट का कोई भी हिस्ट्री नहीं दिख रहा है कि इनमें से कहीं से भी जो है ना, लोग तो बोल रहे हैं मेडिकल टेस्ट भी नहीं हुआ। पता नहीं, मेरे पास एक का तो ऑफिशियली है कि भाई मेडिकल टेस्ट हुआ था उसका और मेडिकल रिपोर्ट भी जहां तक सही थे उसके, लेकिन पैच टेस्ट का मुझे भी नहीं पता। ठीक है ना। अब पैच टेस्ट में होता ये है कि कई सारे लोगों का जो है ना बॉडी अच्छे से एलर्जिक रहता है लोकल एनेस्थीसिया के, हजारों में एक किसी का। और हेयर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान नॉन स्टॉप आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है लोकल एनेस्थीसिया को। ठीक है। वो कितना डाइल्यूट कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें सर्जरी के दौरान तो पता चलता नहीं है। ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं एक जड़ हो सकता है जितने भी डेथ हुए हैं उसका। इसीलिए दोस्तों जो पैच टेस्ट होता है लोकल एनेस्थीसिया का वो आपको जरूर कराना है, जरूर। और हो सके तो आपको जो है ना मैं तो आपको बोलूंगा, लोग क्लिनिक वाले जो क्या करते हैं, एक बार लगा के 10 मिनट के लिए 15 मिनट या जो भी उसका टाइम हो आधा घंटे के लिए छोड़ देते हैं और देखते हैं। मैं तो आपको बोलूंगा जिस दिन आप क्लिनिक पहुंच रहे हो उस दिन पैच टेस्ट करवाओ, पूरा रात जाने दो, उसके बाद अगले दिन बॉडी का रिएक्शंस पता करो और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। रात में भी कुछ होता है ऐसा कुछ तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। ठीक है ना। सबसे बेहतर तरीका ये है। अगर लोकल एनेस्थीसिया जो है सही तरीके से डिस्टर्ब हो जाए और एलर्जिक कंडीशन आ जाए तो कहीं ना कहीं वो जो है ना कार्डियक हार्ट अटैक के रूप में उभर के आता है। जितने भी केसेस उसमें मेरे ख्याल से कार्डियक अरेस्ट भी आया हुआ है, उनको अटैक ही आया हुआ है। ठीक है ना। और उनका कहीं से भी कोई हिस्ट्री नहीं दिख रहा है कि उनका पैच टेस्ट हुआ था या नहीं हुआ था। अब सवाल ये उठता है, आप जब भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जा रहे हैं, आप क्लिनिक में जाके सबसे पहले आप क्वेश्चंस क्या पूछना चाहिए आपको अपनी सेफ्टी के लिए। सबसे पहली चीज जो है अपनी मेडिकल हिस्ट्री खोल के सामने रख दो। मेडिकल हिस्ट्री, ये दवाइयां खा रहा हूं सर, मैडम ये है, ये दवाइयां चल रही है मेरी, ये है। और आपका अगर डायबिटिक हो आप तो बहुत डेंजर। डायबिटिक के टाइम पे अगर आप कंट्रोल नहीं है, नॉर्मल डायबिटिक में जो लेजर के आंखों के ऑपरेशन होते हैं वो भी नहीं करते। ठीक है ना। तो आप तो एक ब्लड वाला, खून खराबा वाला सर्जरी के लिए जा रहे हो। ठीक है ना। तो आप डायबिटिक हो तो उसको जो है ना आप डॉक्टर से कंसल्ट करो और अपनी डायबिटिक की जो प्रेजेंट स्टेज है वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए, तभी आप ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाओ। जो मेडिकल हिस्ट्री है वो खुल के सामने रखो, क्योंकि कई सारी दवाइयां ऐसी होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं अपने आपस में हेयर ट्रांसप्लांटेशन की दवाइयों के साथ, तो कहीं वो एलर्जिक रिएक्शन ना बना दे। तो ये आपको खुल के साफ साफ बात करनी है डॉक्टर से। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, जो डॉक्टर्स क्लिनिक्स जो है ना बचेंगे इन चीजों पे बात करने से, ये जो डेथ हुई है इनके बारे में आप बात करो स्पष्ट रूप से, आंखों में आंखें डाल के, सर ऐसा है, ये डेथ हुई है, क्या लगता है ये क्यों हुई है, स्पष्टीकरण लीजिए उनसे। आप उनके जवाब से अगर आप सहमत हैं, आपको लगता है नॉलेजेबल है, वो सही तरीके से करेगा, तो आप उनसे बात कीजिए कि भाई क्या ये हमारे साथ हो सकता है। अगर नहीं हो सकता तो आप क्या क्या प्रिकॉशंस लेने वाले हो मेरे ट्रांसप्लांटेशन के दौरान, आपको ये बातें भी पूछनी है उनसे। ठीक है। और क्यों मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट
ना सेफ कैंडिडेट हूँ, क्योंकि ये सारी बातें आप जब पूछोगे तब आप श्योर होगे कितने पैसे लगेंगे, कितने ग्राफ्ट लगेंगे, कैसी सर्जरी होगी, ऐसा चाहिए, इन पर तो सब बातें करते रहना फिर बाद में। पहले सेफ्टी, इस पे बात करो। उसके साथ साथ आपकी अगर मेडिकल इमरजेंसी आती है तो क्या आपके पास मेडिकल इमरजेंसी के जो यूनिट्स हैं वो मौजूद हैं, ठीक है ना, मतलब जो सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान जो है ना आपकी प्रॉपर जो है ना हार्ट बीट्स वगैरह, पल्स रेटिंग, ये सारे जो है ना मॉनिटर होने चाहिए, ठीक है ना, क्लिनिक्स में, ताकि पता चले कि पेशेंट का सब कुछ जो है ना फ्लक्चुएशंस में नहीं जा रहा, पेशेंट बहुत सुकून से आराम से। अब पेशेंट्स को आप एनेस्थीसिया देके ट्रांसप्लांटेशन करो, वो लेटे सो गया तो फिर निपट गया तो कौन देखने वाला है, तो इसके लिए वो मशीन्स वगैरह लगे रहते हैं, ठीक है ना। हम बहुत ब्लंट तरीके से बात करें, हेयर ट्रांसप्लांटेशन बिल्कुल भी इतना ही भी खराब नहीं है, लेकिन हमको बहुत बारीकी से ना एक एक चीज़ से बात करना पड़ेगा, क्योंकि डेथ हुई है भाई, डेथ हुई है, और एक सुंदर बनने के लिए कोई जाता है, ठीक है ना, और इस तरीके की केसेस हो जाए तो बहुत दुख होता है, ठीक है ना। तो हमको ये पूरे डिटेल में बात करने वाले, इसलिए मैं बहुत हार्श और ब्लंट तरीके से बात करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि कई सारे लोग पिछली बार कमेंट करते भाई इस तरीके मत बोला करो, कुछ नहीं होता है, मैंने इतने बार करा लिया, उतने बार करा लिया, भाई आप डरा रहे हो, ये है वो, तो मिक्स रिएक्शंस आते रहते हैं, लेकिन मुझे बात करनी पड़ेगी इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए कि आप किस किस टाइप की प्रिकॉशंस लेने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के सर्जरी के दौरान। सबसे मेन चीज आपको बता देना चाहूंगा कि आपकी कौन सा टीम जो है आपका ट्रांसप्लांटेशन करने वाला है, कितना एक्सपीरियंस है, ये भी आप पूछिए। उसके बाद एक और चीज होती है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन टाइप का होता है, जिसमें जो है ना स्कैल्प की चमड़ी पूरी सड़ जाती है, खराब हो जाती है, ट्रांसप्लांट तो छोड़ो वो पूरा स्किन खराब हो जाता है। उसका रीजन ये पाकिस्तान में 1-2 केस हुए हैं ऐसे, शायद इंडिया में भी एक आध हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में 2 केसेस हुए हैं, मुझे यहाँ तक याद है। अब पाकिस्तान के चैनल्स तो बंद हो चुके हैं इंडिया में, यूट्यूब के तो मिल नहीं रहते, फुटेजेस में यूज शायद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन अनहाइजीनिक जगह पे ट्रांसप्लांट करने के लिए। अब कई सारे हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक जो है पैसे कमाने के लिए एक जगह पे 10-10 ओटी चला रहे हैं, 10-10 ओटी चला रहे हैं, एक सेट बना डॉक्टर बैठा हुआ है, ऐसा पेट निकाले और 10-10 ओटी चल रही है, तो ऐसी जगह पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। 3-3 4-4 भी चलती हैं, वो तो नॉर्मल हो गया है अब तो, ठीक है ना, कई जगह पे सिर्फ एक चलता है, ठीक है ना। लेकिन आप जब ओटी में जाओ तो आपको एक सैनिटाइजेशन की खुशबू अलग आ जाती है, ठीक है ना, साफ सफाई, हाइजीनिक, प्रॉपर, थोड़ी देर ऑब्जर्व कीजिए चाल चलन वहाँ के टेक्नीशियंस का, डॉक्टर्स का, कहीं कुछ भी पकड़ के तो नहीं कर रहे हैं, वो सब समझ में आ जाता है एक नज़र में, इतना आपको समझ में आना चाहिए। हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होता है, हालांकि ये केसेस तो हुए नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये 1-2 केस हुए हैं पाकिस्तान साइड में, तो वैसे ही वो गंदगी तरीके से किया होगा पता नहीं, तो ऐसे हुए हैं केसेस, तो उससे भी आपको बचना है। इसके लिए सबसे मेन चीज़ है पूरे स्टेरिलाइज होने चाहिए हर चीज़। सस्ते क्लिनिक्स में जाओगे तो आपको जो है ना यूज्ड पंचेस, यूज्ड जो भी ब्लेड्स होते हैं वो यूज़ कर लेते हैं आपके लिए, तो वो जो है ना वो इन्फेक्टेड होते हैं, वो आपको लगा देते हैं प्रॉपर बिना सैनिटाइज किए, बिना स्टेराइल किए, उससे भी वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आपको हो सकते हैं और कहीं ना कहीं स्किन डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर भी खुल के बात करनी है अपने डॉक्टर से। अगर क्लिनिक जो है कहीं ना कहीं नजरें चुराए और बात ना करना चाहे इन सब टॉपिक्स पे, तो आपको घबराना नहीं है, बात कीजिए। और अगर यहाँ वहाँ की बात अगर हिचक करें तो मेरे ख्याल से वो क्लिनिक आपको छोड़ के दूसरे क्लिनिक में चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सवालों का अगर जवाब जो है नहीं मिल रहा, पेमेंट कर रहे हो, पैसे कर रहे हो, अपने शरीर को दे रहे हो उनको सौंप के, अगर ये सब चीज़ों का जवाब नहीं दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप वो क्लिनिक छोड़ के किसी और क्लिनिक में जाइए, सेम प्रोसीजर सब कुछ ये सब पूछिए, आपको सेटिस्फाइड हो, आंसर से सेटिस्फाइड हो, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, अपने पेरेंट्स हो, जो साथ में है वो सब कॉन्फिडेंट हो, तब आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए चाहिए। अभी जितने भी डेथ केस हुए हैं उनमें सबसे कॉमन चीज यही हुआ है कि पैच टेस्ट कहीं भी नहीं दिख रहा है, कि जो लोकल एनेस्थीसिया का पैच टेस्ट होता है, जहां पे जो है हाथ में लगाकर वो चेक किया जाता है लोकल एनेस्थीसिया उनको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो कहीं भी कंफर्म नहीं हुआ है कि ये पैच टेस्ट किया गया है। आपको सबसे पहली चीज तो मैं बता देना चाहूंगा कि एक यूट्यूब पे जो वीडियोस बना रहे हैं उनकी जिम्मेदारी होती है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में ना, किसी भी चीज के बारे में। पहले यूट्यूबर बोलता था मुझे बहुत गर्व महसूस होता था, अब जिस तरीके का माहौल है कोई कुछ भी उठ के कुछ भी बना रहा है, ठीक है ना, व्यूज के ऊपर खेल है पूरा, तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाता हूं। लेकिन ठीक है, हमारे सब्सक्राइबर मित्र जो है ना मोटिवेट करते रहते हैं, तो वीडियोस आके बनाना पड़ता है। मैं को बता देना चाहूंगा कि सस्ते के चक्कर में अगर आप जाते हो कि दोस्तों अनलिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स कर देंगे, ये कर देंगे, फ्री में कर देंगे, वो कर देंगे, होता क्या है दोस्तों, कॉस्ट कटिंग के लिए ये लोग क्या करते हैं, कई केसेस में तो मेडिकल टेस्ट तक नहीं करते। भाई आपका मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं है, हमने ऐसे कई ट्रांसप्लांट करे हुए, मेडिकल टेस्ट के बिना आपका ट्रांसप्लांट हो जाएगा भाई, हजारों लोगों के हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम होता है वो एक बंदा जो सचमुच में थोड़ा सा दिक्कत वाला है, डायबिटिक है, उसका शरीर थोड़ा सा कमजोर है और उसकी जो डायग्नोस नहीं हो पाई जो दिक्कत थी, बंदा वो बलि का बकरा चढ़ जाता है ऐसी जगहों पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ये कॉस्ट कटिंग के चक्कर में जो है ना लोग यूज्ड पंचेस यूज कर देते हैं, यूज्ड ब्लेड यूज कर देते हैं और यहाँ से इन्फेक्शंस होकर चीजें बिगड़ सकती है। इसलिए सस्ते के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, थोड़ा पैसा खर्च करो, क्योंकि कोई भी क्लिनिक जो है ना अगर अपना मेडिकल इक्विपमेंट, इमरजेंसी इक्विपमेंट और ये सारी चीजें रखा हुआ है, इमरजेंसी यूनिट रखा हुआ है, नए स्लिट्स ब्लेड्स यूज कर रहा है, नए पंचेस यूज कर रहा है, थोड़ा पैसा आपका लेगा और वो पैसा एक इन्वेस्टमेंट है आपकी सुरक्षा के लिए, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे किस एंगल में आप ग्राफ्ट लगाने वाले हो, कैसी सर्जरी करने वाले हो, कैसा क्या करने वाले हो, कैसी डेंसिटी देने वाले
वालों, बहुत बात करो इस बारे में, हम भी बात कर रहे हैं, आप भी बात करो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सेफ्टी के ऊपर बात करना। कई सारे हमारे दोस्त मित्रों ने बोला कि भाई आप ऐसे वीडियोस मत बनाओ क्योंकि इस पर डर लगता है लोगों, लेकिन मुझे लगता है कि ये वीडियोस बहुत ज़रूरी है आप और हमारे लिए, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले है। ट्रांसप्लांट हुआ, रिजल्ट आया नहीं आया, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। तो आप इन चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली अपने क्लिनिक से ज़रूर बात करें। तो एंड में अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ इस वीडियो को कि इस वीडियो का पूरा सार क्या है, इस वीडियो के सारे में आपको ये बताना चाहूँगा हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या डेथ हो सकती है, क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैंने इस वीडियो में संक्षिप्त रूप में आपको बताया था। साइड इफेक्ट्स में जो है वो आपको छोटे मोटे पिंपल्स वगैरह ये सब चीज़ तो आते ही रहता है, हमको ही पता, आपको ही पता, स्वेलिंग आ सकता है। डेथ होने की जो बातें हो रही थी, डेथ में जो है ब्लीडिंग से डेथ हो नहीं सकती, क्योंकि अगर आपका मेडिकल टेस्ट सही से हुआ है तो क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम अगर सब कुछ है तो वो डेथ नहीं हो सकती ब्लीडिंग से। बात आती है लोकल एनेस्थीसिया की। लोकल एनेस्थीसिया ही एक कॉमन टर्म है जो कि सही तरीके से डाइल्यूट कंडीशन में बॉडी में इंजेक्ट नहीं किया गया होगा या उसको कैसे लगाया होगा पता नहीं, और बंदा ऑलरेडी एलर्जिक हो सकता है। मैं ये बोल सकता हूँ कि कुछ और भी थ्योरी निकल सकती है, लेकिन कॉमन टर्म यही निकल के आ रहा है अभी तक। हो सकता है बंदा जो है एलर्जिक हो, और वो क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया आपके बॉडी में इंक्लूड होता है, वो पूरे बॉडी में जो है ना राउंड होकर पूरा है ना धीरे धीरे आपकी बॉडी से निकलता है, तो वहां से जो है ना कहीं से ये डेथ हुई है। तो लोकल एनेस्थीसिया से आपको सूट होता है या नहीं होता, इसका एक पैच टेस्ट होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पैच टेस्ट में एक छोटे से मात्रा में लोकल एनेस्थीसिया आपके हाथ में जो है इंजेक्ट कर दिया जाता है, बॉडी किसी पार्ट में जो इंजेक्ट करके उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है कि आपका बॉडी जो है कि उससे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर आपका बॉडी जो है बहुत अच्छी तरीके से रिएक्ट करता है, कोई एलर्जी के साइंस नहीं होते हैं, कुछ भी दिक्कत आपको नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट कैंडिडेट हो चुके हो मेडिकली भी, ठीक है ना, मतलब ट्रांसप्लांटेशन के लिए सूटेबल हो। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जा रहे हो तो पैच टेस्ट जो एक रात पहले, जिस दिन पहुंच रहे हो उसी दिन जाके पैच टेस्ट ले लो, अगले दिन जाओ, तो आपके लिए एक लंबा समय है पैच टेस्ट को ऑब्जर्व करने के लिए। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ है, हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए कराया मराया और निकल गए। हेयर ट्रांसप्लांट वेरी सीरियसली, एक सर्जरी के लिए जा रहे हो, साल में जिंदगी भर में 2-3 बार करा पाओगे अगर बहुत अच्छा डोनर है आपका, तो ठीक है ना। तो ट्रांसप्लांटेशन को आप सीरियसली लो। जूता कपड़े हम खरीदने नहीं जा रहे हैं, मूंगफली कुल्फी खरीदने नहीं जा रहे हैं, ये भैया आइसक्रीम पे कल गई आपकी, ये पे गई, ये ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। बनिए की दुकान में नहीं जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। एक सर्जरी के लिए जा रहे हैं, आपको पूरा प्रोटोकॉल्स आपको सुंदर बनाए, कॉस्मेटिक सर्जरी है, ठीक है ना। आपके भी यूट्यूब पे कुछ चमन झंडू बैठे बैठे छोटी छोटी आंखें मिचका के वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है ना। कोई एक को देख रहा हूँ घर की पूरी फैमिली का सब कुछ बता के पूरा इमोशनल गेन पे वीडियोस बना रहा है और कन्वर्ट कर रहा है। ऐसे बचकाने लोगों से ना, ये मेडिकल, ये पढ़े लिखे लोगों का फील्ड है, ठीक है ना। मैं भी अपने आप को उस लेवल पे ही रखता हूँ जहाँ पे वो डॉक्टर्स होते हैं। मैं एक सिर्फ और सिर्फ मैं आपको अपनी पोजीशन मुझे पता है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। जो भी स्टडी करता हूँ यहाँ वहाँ डॉक्टर से पूछता हूँ, वो आपके सामने में रखता हूँ, ठीक है, एक भाई के रूप में, और एक खुद से भी मैं एक हेयर ट्रांसप्लांटेशन का कैंडिडेट हूँ उसके रूप में आपके सामने प्रेजेंट रखता हूँ। तो जो बहुत ओवर स्मार्ट, बहुत वो बनते हैं ना, ज़्यादा उनको भाव भी नहीं दो, ठीक है ना। हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत सीरियस और सिंसियरली करा जाने वाला एक प्रोसीजर है। इसमें इंपॉर्टेंस आपको खुद से लेना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया, बाजार से अपन मूंगफली समोसे खरीदने नहीं जा रहे हैं। ट्रांसप्लांटेशन के बाद 1-2 दिन आप उसी शहर में रुको, उस डॉक्टर के नजरों के सामने रुको, ठीक है ना। मींस होटल लेके रहो, क्या रहता है 500-500 के 700-700 के होटल्स मिल जाते हैं, 2 दिन और रुक लो, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन में रहो, कोई दिक्कत होता है तो तुरंत डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हो, ये हो रहा है सर, ये हो रहा है मैडम, ये हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। और ट्रांसप्लांटेशन के लिए कम से कम 6-7 दिन 8 दिन की छुट्टी लो। शुरू के 4-5 दिन अगर आपके निकल गए तो बस आप बहुत बढ़िया हो। क्या हेयर ट्रांसप्लांट बहुत डेंजरस प्रोसीजर, आपको नहीं कराना चाहिए? क्या बहुत खतरनाक? मैं पर्सनली मानता हूँ बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको जो बोला, सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया का उसका पैच टेस्ट करो, आपको रिएक्शंस वगैरह हो रहे हैं तो उसको डाइल्यूट करके लगाया जाएगा, नहीं हो रहा है, अगर एडजस्ट नहीं हो रहा है तो बंद करो, मत कराओ ट्रांसप्लांटेशन, सिंपल है। बिना बालों के भी मुझसे कई लोग बोलते तू बिना बालों ज्यादा स्मार्ट लगता था, पता नहीं मुझे, लेकिन मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ बालों के साथ। लेकिन ठीक है, बिना बालों के एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ भाई, बिना बालों के। मैंने बार बार यही बोला है भाई, अगर आप अपने आप से कॉन्फिडेंट नहीं हो, अपने आप से खुश नहीं हो और आपको लगता है कि बिना बालों के आप जो है ना बदसूरत दिखने लग गए हो, ये भाई ट्रांसप्लांटेशन मत कराओ, बिल्कुल मत कराओ ट्रांसप्लांटेशन। सबसे पहले अपने आप से प्यार करो भाई, तुम जैसे हो ना, तुम जैसे हो पहले अपने आप से प्यार करो, उसके बाद पैसा है, सब कुछ टाइम है, डोनर है, फिर जब ट्रांसप्लांटेशन एक अच्छी वाइब के साथ, अच्छी खुशी के साथ, टेंशन में के ट्रांसफर कर लो, जिंदगी कुछ जिंदगी नहीं बदलने वाली भाई, कुछ जिंदगी नहीं बदलने वाली, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। पहले अपने आप को मोटिवेट रखो, अपने आप को वो रखो भाई। सबसे पहले चीज, इस दुनिया में कोई भी नहीं होना चाहिए जो तुम्हें तुम्हारे लुक्स के कारण जो है तुम्हें नीचे दिखाए। और अगर तुम अपने आप को किसी के कॉम्प्लीमेंट्स से या किसी के क्रिटिसिज्म से जो है ना किसी तरीके से जो अपने आप को नीचे देख रहे हो, तो रीथिंक अबाउट योरसेल्फ कि तुम ऑलरेडी इमोशनली टूटे हुए, तुम साइकोलॉजिकली तुम्हें अपने आप को पहले इमोशनली स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाओ, ठीक है। बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने आज के वीडियो में, चलो तो लाइक करो, ठीक है ना, और कमेंट करके छोड़ो कि आपको क्या ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में, और भी कुछ बात करनी हो तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर बात करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिएगा, बाय बाय।